आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल में। आज हम गृह विज्ञान कक्षा 6 का पाठ 6 जिसका नाम है प्राथमिक सहायता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दैनिक जीवन में कई प्रकार की दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, चाहे हम घर में हो, स्कूल में हो या बाहर। कभी भी कहीं भी दुर्घटनाएं सामने आती हैं। इस प्रकार अचानक घटने वाली दुर्घटना में घायल की जो चिकित्सा डॉक्टर के पास या अस्पताल ले जाने से पूर्व की जाती है उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि घटना स्थल पर डॉक्टर के आने से पहले घायल की जो सहायता की जाती है उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। प्राथमिक सहायता देने वाले व्यक्ति को प्रथम सहायक कहा जाता है। अब जो प्राथमिक सहायता होती है उसके कुछ निम्न लाभ होते हैं। घायल की थोड़ी सी सहायता करने से उसका जीवन बच सकता है तथा रोग आगे नहीं बढ़ता। इस प्रकार हम बहुत सी दुर्घटनाएं जो होती हैं हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि स्कूल के किसी बच्चे की उंगली पेंसिल बनाते समय ब्लेड से कट जाती है और रक्त बहने लगता है, किसी की नाक में से रक्त बहने लगता है या किसी को बेहोशी आ जाती है। उस समय यदि हमें प्रथम सहायता का थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो हम रक्त रोकने तथा बेहोशी को दूर करने के उपाय कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो उसकी दशा है अधिक गंभीर नहीं होगी। यदि हम डॉक्टर की प्रतीक्षा करते रहेंगे तो अधिक खून निकलने से बच्चे की दशा अधिक चिंताजनक हो सकती है। अतः प्राथमिक सहायता का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक होता है। प्रथम सहायक के कुछ गुण होते हैं। प्रथम सहायता देने वाले चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या युवा हो, उसमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए। सबसे पहले उसे साहसी होना चाहिए जिससे संकट का सामना धैर्य से कर सके। दूसरा, घायल के लक्षणों को शीघ्र पहचान कर उसका उपचार कर सके। तीसरा, घटनास्थल पर जो भी वस्तु उपलब्ध हो उसका उचित उपयोग कर सके। चौथा, घायल को बिना कष्ट दिए उसका उपचार कर सके। पांचवा, उसे दयालु, मीठा बोलने वाला, प्रसन्नचित्त और धैर्यवान होना चाहिए। इसके बाद हम कुछ आकस्मिक दुर्घटनाओं के बारे में डिटेल में जानेंगे, जिसमें सबसे पहली आती है कट जाना, छिल जाना व खरोंच लगना। इसमें क्या करना चाहिए हमें वो देख लेते हैं। कभी कभी ब्लेड के साथ पेंसिल बनाते समय या सब्जी काटते समय चाकू द्वारा हाथ या उंगली कट जाती है। उस समय वहाँ से थोड़ा सा या अधिक रक्त निकलने लगता है। ऐसी भी होता है कि खेलते खेलते समय ऊपरी त्वचा छिल जाती है और उससे रक्त रिसने लगता है। तो इसका उपचार किस प्रकार से करेंगे हम? सबसे पहले रक्त को रोकने के लिए उस स्थान पर दबाव डालना चाहिए। दूसरा, कटे हुए स्थान को किसी भी कीटाणुनाशक औषधि द्वारा साफ करना चाहिए। तीसरा, घाव को ढकने के लिए कीटाणु रहित रुई व पट्टी का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, घाव पर लाल दवाई या टिंचर बेंजोइन लगानी चाहिए। पांचवा, छोटे घाव को ढकने के लिए बाजार से उपलब्ध तैयार दवाइयाँ, प्लास्टर, बैंडेड का प्रयोग किया जा सकता है। छठा, घाव पर यदि खुरन जमा हो तो उसे हटाना नहीं चाहिए क्योंकि यह रक्त को रोकने का प्राकृतिक साधन है। इसके बाद जो दूसरी आकस्मिक घटना आती है वो है जलना। सूखी गर्मी से जलना, जैसे आग, गर्म धातु, तेजाब, क्षार, तेज घूमने वाले पहिए, तार की रगड़ से जलना। इसके लक्षण में क्या होता है कि पीड़ा बहुत अधिक होती है, सदमा भी लग सकता है और त्वचा पर लालिमा आ जाती है। इसका उपचार किस प्रकार से करेंगे? सदमे को दूर करने के लिए घायल को गर्म रखना पड़ता है। जलन को कम करने के लिए जले हुए स्थान पर तुरंत ठंडा पानी डालें। जले हुए स्थान पर कोई ठंडक पहुंचाने वाला पदार्थ लगाएं। जले हुए स्थान पर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, यदि कपड़ों में आग लग जाए तो घायल व्यक्ति के शरीर को किसी मोटे कपड़े से लपेटें या उसे भूमि पर करवट लेने को कहें, उससे आग बुझ जाएगी। घायल को कभी दौड़ने के लिए नहीं कहना चाहिए। आग बुझाने के लिए उस पर पानी नहीं डालना चाहिए। इसके बाद आता है झुलसना। तरल पदार्थों से जलना, जैसे गर्म पानी, गर्म दूध, गर्म घी, गर्म तेल, भाप आदि से झुलसना के कुछ कारण हैं ये। उसके बाद आते हैं लक्षण। इसमें अधिक पीड़ा होती है, वह जलन होती है, सदमा लगता है, त्वचा झुलस सी जाती है, वह छाले पड़ जाते हैं और घाव बन जाता है। इसके उपचार किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले घायल को अधिक से अधिक आराम पहुंचाने के लिए जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालें। दूसरा, यदि छाले पड़ जाएं तो उन्हें फोड़ना नहीं चाहिए, ना ही कपड़े को हटाना चाहिए यदि वह जले स्थान पर चिपक गया हो तो। तीसरा, सदमे से बचाने के लिए घायल को जो है गर्म रखना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखें, घायल को गरम गरम चाय या कॉफ़ी में अधिक चीनी डालकर दें। जलने व झुलसने पर घायल को शीघ्र डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये कुछ बातें ध्यान रखने की होती हैं जब झुलस जाते हैं तब। अगली आकस्मिक दुर्घटना है बिजली का धक्का।
बिजली का तार छूने से कभी कभी बड़े जोर से धक्का लगता है, जिससे शरीर को बड़ी हानि पहुंच सकती है। कभी कभी तार से चिपककर मूर्छा आ जाती है, यानी कि बेहोशी आ जाती है। यह धक्का कभी कभी इतना तीव्र हो जाता है कि मृत्यु तक भी हो सकती है। इतना ही नहीं, कई बार तो बिजली के संपर्क में आए हुए व्यक्ति को बचाने वाले का स्वयं जीवन भी संकट में पड़ जाता है। अतः बिजली के संपर्क में आए हुए मनुष्य को बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अब इसके लक्षण के बारे में जान लेते हैं। इसके लक्षण में सबसे पहले आता है सदमा लग जाता है या मूर्छा यानी बेहोशी आ जाती है। सांस का रुकना भी हो सकता है और चेहरे पर नीलापन पड़ जाता है। उपचार में देख लेते हैं। सबसे पहले बिजली के तार तथा खंभे से चिपके हुए मनुष्य को कभी भी हाथ से पकड़कर नहीं उतारना चाहिए। दूसरा, मुख्य जो स्विच होता है उसको बंद कर देना चाहिए सबसे पहले। तीसरा, यदि मुख्य स्विच दूर हो तो किसी सूखी लकड़ी से व्यक्ति को तार से अलग कर देना चाहिए। तार से अलग करने के उपरांत यदि सांस रुक गई हो तो कृत्रिम विधि द्वारा सांस दिलानी चाहिए। पांचवा, बिजली का धक्का लगने से हृदय पर गहरा सदमा पहुंचता है। उसके कुप्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति को गर्म दूध या चाय पिलानी चाहिए। इस प्रकार यह आकस्मिक दुर्घटना यहाँ खत्म होती है। और अगली आती है मोच। यदि मोच आ जाए तो क्या करना चाहिए। कभी कभी जल्दी चलने से या भागने से या फिसल कर गिर जाने से शरीर की किसी भी जोड़ पर अचानक झटका आ जाता है और वह मुड़ जाता है। तो उस समय जोड़ के आसपास के बंधन या तो टूट जाते हैं या खिंच जाते हैं। इसे मोच आ जाना कहते हैं। मोच अधिकतर हाथ व पैर में ही आती है। इसके लक्षण होते हैं, जोड़ वाले स्थान में दर्द होता है, जोड़ को हिलाने में कष्ट होता है, सूजन तथा नीलापन आ जाता है। उपचार के लिए हम मोच वाले अंग को अधिक से अधिक आराम देने की स्थिति में रखेंगे। वहां पर क्रेप पट्टी बांध देंगे। यदि आराम ना मिले तो पट्टी को ठंडे पानी में भिगोकर बांध दें और उसे गीला रखें। कुछ समय पश्चात गर्म सेक करें। अब अगली आकस्मिक दुर्घटना जो आती है वो है कीड़ों के डंक। कभी कभी बिच्छू, मधुमक्खी, बर आदि मनुष्य के शरीर पर डंक मार देते हैं, तो उस समय भयंकर स्थिति हो जाती है। और इसकी वजह से जो लक्षण उभर कर आते हैं वह स्थान सूज जाता है जहाँ पर डंक मारा गया हो। गंभीर पीड़ा होती है, दर्द होता है बहुत, और बहुत अधिक बेचैनी होती है। इसका उपचार इस प्रकार है। सबसे पहले सुई की नोक को गर्म कर उस डंक को निकालें। यदि डंक अंदर हो तो उंगली अंगूठे द्वारा उस स्थान को चारों ओर से दबा कर डंक निकाला जा सकता है और विष भी बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा, उस स्थान को डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट से धोकर खाने वाले सोडे का घोल लगा दें। यदि आसपास का स्थान सूज गया हो तो उसे गर्म सेक करके पट्टी बांध दें। इस प्रकार से यह दुर्घटना यहीं पर खत्म होती है। और उसके बाद अगली आती है आकस्मिक दुर्घटना, जानवरों का काटना। जानवरों के काटने में कुत्ता, बंदर व सांप तीनों का काटना आता है। तीनों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे कि कुत्ते के काटने के उपचार और लक्षण क्या होते हैं, बंदर के काटने के उपचार और लक्षण क्या होते हैं, और इसी प्रकार सांप के काटने के उपचार और लक्षण क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कभी कुत्ता, बंदर व सांप काट ले तो उसका उपचार जो है हमें उसी समय कर लेना चाहिए, नहीं तो जो स्थिति है वो चिंताजनक हो सकती है। प्रत्येक के जो लक्षण हैं और वह उपचार हैं वो अलग अलग हैं। इनके विषय में हम संक्षिप्त में जानेंगे। तो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वह है पागल कुत्ते का काटना, कि जब पागल कुत्ता काटता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। इसमें लक्षण बताए गए हैं कुत्ते के लक्षण, कि कुत्ते के कैसे लक्षण होते हैं अगर वह पागल है। तो सबसे पहला आता है कुत्ते की जो पिछली टांगें होंगी, अगर वह पागल है तो वो कमज़ोर होंगी और वह भाग नहीं सकता है, या भागेगा तो बहुत धीरे भागेगा, चल चल कर जाएगा। दूसरा, वह जो कुत्ता होता है जो पागल है वो पानी को देखकर डरता है। तीसरा, उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहा होगा। चौथा, अगर पागल कुत्ते ने काटा है तो वो अपने काटने के 10 दिन के अंदर ही मर जाता है। अब हम इसका उपचार जान लेंगे। सबसे पहले आता है रोगी के सदमे को दूर करें। अगर रोगी को कोई सदमा लग गया है तो उसे दूर करना चाहिए। दूसरा, घाव को साबुन व पानी से साफ करना चाहिए। तीसरा, कटे हुए स्थान को कार्बोनिक अम्ल से धोएं। चौथा, पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से घाव को साफ करें या उसके 2-3 दाने घाव में डाल दें। पांचवा, लोहे को गर्म करके भी वहां लगाते हैं जहां पर कुत्ते ने काटा हो। छठा, टिंचर आयोडीन को कटे हुए स्थान पर लगा दें। सातवां, रोगी के उत्साह को बढ़ाने के लिए गर्म चाय या कॉफ़ी पीने के लिए दे, जिससे उसका दिमाग शांत हो सके और उसकी घबराहट कम हो। आठवां,
इसके बाद तुरंत ही उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। और कुत्ते के काटने पर हमेशा पॉस्चर का टीका लगवाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है, इसको कभी भी ना छोड़ें। इसके बाद अगली आकस्मिक दुर्घटना जो आती है वह है बंदर का काटना। कभी कभी बंदर भी काट लेता है और उसके काटने का उपचार भी सेम टू सेम कुत्ते के काटने की भांति ही करना चाहिए। सेम उपचार है, कोई भी चेंजेस नहीं है। इसके बाद आता है सांप का काटना। इसके लक्षण क्या होते हैं? भय में सदमा लग जाता है, अधिक पीड़ा व बेचैनी होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। इसके उपचार में हमें क्या करना चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, घाव के ऊपर या नीचे बंधन बांध देना चाहिए, कोई कपड़ा बांध देना चाहिए जिससे उस जगह का जो ब्लड सर्कुलेशन है वह रुक जाए और पूरे शरीर में वह जहर ना फैले। उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से घाव को धो देना चाहिए या साफ करना चाहिए। इसके बाद कोशिश करें कि रोगी को गर्म रखें व उसे पूरा आराम दें। छठा, उसे सोने ना दें। सातवां, वह निगल सके तो उसे गर्म चाय या कॉफ़ी पीने को दें। तो इस प्रकार से यह था सांप के काटने का उपचार। इसके बाद आता है मूर्छा या बेहोशी। मूर्छा या जो बेहोशी है वह अचानक खुशी या दुख का समाचार सुनकर आती है, अधिक दर्द में आ जाती है या अधिक गर्मी या सर्दी के कारण आ जाती है, या भयानक दृश्य देखने से या अधिक भीड़ में बैठे रहने से मूर्छा आ जाती है। मस्तिष्क में जो होता है रक्त ठीक मात्रा में ना पहुंचने से भी बेहोशी आ जाती है। तो इसके लक्षण इस प्रकार से हैं: दांत पिचक जाते हैं, हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं, चेहरे का जो रंग है वह पीला पड़ जाता है, नाड़ी जो है हमारी वह मंद गति की हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है तथा माथे से पसीना बहने लगता है। इसका उपचार इस प्रकार से करेंगे हम। सबसे पहले बेहोश व्यक्ति को पूर्ण आराम दें व सदमे को दूर करें। दूसरा, बेहोश व्यक्ति को खुले स्थान पर ले जाकर सीधा लेटा दें। कमरे की खिड़कियां व दरवाजे भी खोल दें जिससे शुद्ध वायु मिल सके। तीसरा, आसपास की भीड़ को हटा दें। चौथा, श्वास लेने में रुकावट हो तो कृत्रिम सांस दें। यदि सिर पर चोट नहीं लगी तो उसे सूंघने वाला नमक सूंघाएं। पांचवा, गर्म कपड़े या कंबल द्वारा उसे गर्म रखें। छठा, यदि चेहरे का रंग लाल है तो इसका अर्थ है कि सिर की ओर रक्त स्राव अधिक है, इसलिए गर्दन को ऊंचा कर दें। सातवां, यदि चेहरे का रंग पीला पड़ गया हो तो इसका अर्थ है कि टांगों की ओर रक्तस्राव अधिक हो रहा है, इसलिए टांगों को थोड़ा ऊंचा कर दें। आठवां, यदि चोट लगने से कहीं से रक्त बह रहा हो तो उसे पहले रोकें। नौवां और आखिरी है, जब तक होश ना आए तब तक खाने पीने के लिए कुछ भी ना दें। होश आने पर गर्म कॉफ़ी या दूध या चाय पीने को दें। इस प्रकार से हमें बेहोश व्यक्ति का उपचार करना चाहिए। इसके बाद 9वीं आकस्मिक दुर्घटना है नाक से रक्तस्राव होना, यानी कि नाक से खून बहना। प्राय गर्मियों में अधिक गर्मी होने के कारण नाक से रक्त बहता है, इसे नकसीर फूटना भी कहते हैं। कभी कभी नाक पर चोट लगने के कारण या मुंह के बल गिरने से भी नाक से रक्त बहता है। जब भी नकसीर फूटे उसी समय हमें निम्नलिखित उपचार करने चाहिए। सबसे पहले, घायल को खुले स्थान पर या खिड़की के सामने ले जाकर कुर्सी पर बिठा दें जिससे शुद्ध वायु मिल सके उसे। दूसरा, उसके जो सिर है उसको पीछे व हाथों को ऊंचा कर दें। यदि रोगी बैठ नहीं सकता तो उसे सीधा लिटाकर कंधों के नीचे 2 तकिए रख दें। तीसरा, गर्दन व छाती के आसपास के तंग वस्त्रों को ढीला कर दें। चौथा, नाक द्वारा सांस ना लेकर मुंह द्वारा सांस लेने के लिए उसे कहें। पांचवा, नाक तथा सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखें या सिर पर ठंडा पानी भी डाल सकते हैं जिससे रक्त भाव कम हो जाएगा। छठा, एक चिमचली में गुनगुना पानी लेकर घायल के पैरों को उसमें रखें ताकि तौलिए के साथ ढक दें। गर्म पानी द्वारा रक्त का भाव पैरों की ओर अधिक हो जाएगा और सिर पर कम होगा जिससे रक्तस्राव जो है वह रुक जाएगा। इसी के साथ रक्तस्राव की जो उपचार है वह यहाँ समाप्त होता है। और अगली जो आकस्मिक दुर्घटना है हड्डी का टूट जाना, वह देख लेते हैं अब। जब हड्डी के एक या एक से अधिक टुकड़े हो जाते हैं या उसमें दरार आ जाती है तो उसे हड्डी की टूट कहते हैं। इसके लक्षण इस प्रकार हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसमें हड्डी टूटने के स्थान पर या उसके निकट के जो स्थान होता है उसमें बहुत तेज़ दर्द होता है। दूसरा, वह स्थान सूज जाता है। तीसरा, वह अंग जो है हमारा शक्तिहीन हो जाता है, काम कम करने लगता है। चौथा, उसका आकार अप्राकृतिक हो जाता है और वह अंग जो है हमारा लटक जाता है।
इसका उपचार किस प्रकार से करेंगे वह देख लेते हैं। सबसे पहले जो घायल भाग है उसको तुरंत सहारा देना चाहिए, उसको लटका ना रहने दें। दूसरा, यदि रक्त बह रहा हो तो उसे भी रोकना चाहिए। तीसरा, जिस अंग की हड्डी टूटी है उसे स्थिर कर देना चाहिए, समतल कर देना चाहिए और कोई सहारा देना चाहिए। इसके लिए पट्टियों द्वारा या कमट्ठियों द्वारा प्रयोग कर सकते हैं सहारा देने के लिए। यदि कमट्ठियाँ ना मिले तो उसके स्थान पर गत्ता, फुट्टा, लकड़ी का टुकड़ा, छड़ी अथवा मोटे कपड़े को तह लगाकर प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद आता है अगला, फिर उस अंग की झोली द्वारा ठीक प्रकार से सहारा देना चाहिए। जिस अंग को चोट लगी है, जो अंग हमारा लटक गया है, उसे झोली बनाकर उसे सहारा देना चाहिए। अब कमट्ठियों के बारे में जान लेते हैं। हड्डी के टूटे स्थान को स्थिर रखने के लिए कमट्ठियाँ या खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है। यह लकड़ी की बनी हुई होती हैं, डंडियाँ सी होती हैं ये लकड़ी की। कमट्ठियों का जो प्रयोग है वह किस प्रकार से करना चाहिए देख लेते हैं। कमट्ठियाँ इतनी लंबी होनी चाहिए कि वह टूटी हड्डी का ऊपरी व निचला जोड़ स्थिर रख सकें, जिससे वह हिले ना। इनका प्रयोग करने से पहले दोनों तरफ रुई की गद्दियाँ भली प्रकार लगा लेनी चाहिए। जिस स्थान पर कमट्ठियाँ लगानी हो वहाँ रखकर तिकोनी पट्टी की संकरी पट्टी बनाकर बांध दें। फिर उस अंग को सहारा देने के लिए झोली बांध दें। अब हम पट्टियों के बारे में जान लेते हैं। जो पट्टियाँ होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं, तिकोना पट्टी और गोल पट्टी। तिकोनी जो पट्टी होती है, प्राथमिक सहायता में अधिकतर तिकोनी पट्टी का ही प्रयोग किया जाता है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, मोच आए हुए या चोट लगे हुए हिस्से को सहारा देती है। ये रक्त के प्रभाव को भी रोकती है तथा सूजन को भी कम करती है और हड्डी के टूटे उस अंग को स्थिर रखती है। गोल पट्टी जो होती है गाज के कपड़े से बनी होती है। इसका प्रयोग घाव को ढकने के लिए किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। घाव पर लगी दवाई या रुई को स्थिर करने के लिए किया जाता है, दर्द व सूजन को कम करने के लिए किया जाता है, अंगों को सहारा देने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ रक्त के भाव को कम करने के लिए भी गोल पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है तिकोनी पट्टी। सबसे पहले इसकी बनाने की विधि देख लेते हैं। तिकोनी पट्टी बाजार में भी मिलती है, लेकिन उनको घर पे भी बना सकते हैं। इसके लिए 1 मीटर लंबा व 1 मीटर चौड़ा कपड़ा लेकर बीच में से तिरछा काट लें, जिससे 2 पट्टी तैयार हो जाएंगी आपकी, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तिकोनी पट्टी को चौड़ी पट्टी, कम चौड़ी व संकरी पट्टी नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार बना सकते हैं। अगर हमने तिकोनी पट्टी बना ली है तो इससे हम हर तरह की पट्टी को बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास शीर्ष होता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, जिसे टॉप कहते हैं। 2 छोर होते हैं और एक आधार होता है, और इसे मोड़कर हम चौड़ी पट्टी, कम चौड़ी पट्टी और संकरी पट्टी बना सकते हैं। अब जब पट्टियां हैं, ये इसकी 3 प्रकार हैं, जैसे कि मैंने अभी बोले, चौड़ी पट्टी, कम चौड़ी पट्टी और संकरी पट्टी, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, आपके सामने चित्र चल रहे हैं। तो सबसे पहली जो चौड़ी पट्टी है, इसमें शीर्ष को आधार के मध्य लाकर मोड़ दें तो ये हमारी चौड़ी पट्टी बन जाएगी। कम चौड़ी पट्टी में क्या करते हैं, इसमें शीर्ष को आधार के ऊपर लाकर 2 बार मोड़ दिया जाता है तो वो कम चौड़ी हो जाती है। और संकरी पट्टी में क्या करते हैं, इसमें कम चौड़ी पट्टी को 1 बार और दोबारा मोड़ देते हैं तो वो संकरी पट्टी बन जाती है। तो ये हमारी 3 प्रकार की पट्टियां हो गई। अब हम देख लेते हैं कि तिकोनी पट्टियों को बांधने के लिए विशेष प्रकार की गांठों का प्रयोग किया जाता है। तो वह गांठें इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आती है हमारी क्लोव हिच गांठ, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यह गांठ लगानी है। इसके बाद दूसरी गांठ आती है रिव गांठ। इसका भी आप चित्र आपके सामने प्रस्तुत है कि किस प्रकार से यह गांठ लगानी है। अब हम झोलियों के बारे में जानेंगे। झोलियों का प्रयोग किसी स्थान को स्थिर करने के लिए, टूटे हुए स्थान को या लटके हुए स्थान को स्थिर करने के लिए और कष्ट से आराम देने के लिए किया जाता है। चोट लगने या हड्डी के टूटने पर यदि वह ऐसा लटका हुआ रह जाए तो अधिक कष्ट होता है, दर्द होता है, इसलिए उसे सहारा देने के लिए तिकोनी पट्टी की झोली बनाकर गले में लटका दी जाती है। झोलियाँ कई प्रकार की होती हैं, यह इस प्रकार हैं। पहली होती है बाँह की बड़ी झोली, दूसरी होती है बाँह की छोटी झोली और तीसरी होती है कॉलर कफ झोली। सबसे पहले आपके सामने बाँह की बड़ी झोली का चित्र दिखाया गया है, प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार से यह झोली बांधी जाती है।
दूसरा जो है आपके सामने आने जा रहा है बाह की छोटी झोली। तीसरा चित्र जो आपके सामने आ रहा है वह है कॉलर कफ झोली किस प्रकार से बांधनी चाहिए। ध्यान से देखिए। इसके बाद आखिर में हम प्रथम सहायक डब्बे के बारे में जानेंगे कि उसमें कौन कौन सा सामान हमें रखना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सक के पास घर में, स्कूल में एक साधारण छोटा प्रथम सहायता का डब्बा होना चाहिए, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा संबंधी निम्नलिखित सामान का होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि इस प्रकार है। पहला, टिंचर आयोडीन होना चाहिए। दूसरा, टिंचर बेंजोइन होना चाहिए। तीसरा, मर्क्यूरी क्रोम होना चाहिए। चौथा, स्प्रिट और तथा अमोनिया भी होना आवश्यक है। पांचवा, पोटेशियम परमैंगनेट तथा डिटॉल होनी चाहिए। छठा, सोडा बाइकार्बन होना चाहिए। सातवां, सूंघने का नमक होना चाहिए, जिसे स्मेलिंग सॉल्ट भी कहते हैं। आठवां, एस्प्रिन या दर्दनाशक दवाइयाँ होनी चाहिए उसके अंदर। नौवां, कीटाणुनाशक क्रीम होनी चाहिए। 10वां, दवाई युक्त प्लास्टर यानी कि बैंडेड होनी चाहिए। 11वां, तिकोन व गोल पट्टियाँ होनी चाहिए। 12वां, रुई या गाज जो जाली वाली कपड़े की बनी होती है वो होनी अति आवश्यक है। 13, कैंची, चाकू और सेफ्टी पिन भी होना आवश्यक है। 14, कमट्टियाँ भी होनी चाहिए उसके अंदर। और 15, एक थर्मामीटर होना चाहिए। यह सब चीज़ें एक प्राथमिक सहायता डब्बे में होना अति आवश्यक है। इसी के साथ यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको मेरा यह पाठ पसंद आया हो तो मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।